डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का आज 3 दिन दिवसीय गुजरात दौरा। पीएम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा। जर्मन चांसलर से भी मिलेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी से मिली महिला आयोग की उपाध्यक्ष। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने की सीएम से मुलाकात। अपर्णा यादव ने केजीएमयू में हुए हंगामे की दी जानकारी। यूपी दिवस को भव्य बनाने की कवायद। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मंत्री जयवीर सिंह का निरीक्षण। 24 से 26 जनवरी तक हर व्यवस्था पर रहेगी पैनी नजर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान। बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। सोरेन कैबिनेट ने 30 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स ने आईपैक के कोलकाता कार्यालय और प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। हवाला लेन देन के शक के बीच छापे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई। ममता बनर्जी ने कार्रवाई को चुनावी रणनीति का भेद जानने की कोशिश बताते हुए ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और जब्त दस्तावेज व हार्ड डिस्क साथ ले जाने का आरोप भी सामने आया। इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों खासकर भाजपा ने इसे केंद्रीय एजेंसियों के काम में बाधा करार दिया। भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज कर दी है। 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने बंगाल की सियासत को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में किए गए बड़े व्यापारिक और नीतिगत सुधार अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। सरकार ने कारोबार शुरू करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया, अनुमतियों के लिए तय समय सीमा लागू की और ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। इन कदमों का नतीजा है कि अब बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है अशोक लेलैंड का नया प्लांट, जिसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ। लखनऊ में इस प्लांट के शुभारंभ से न सिर्फ प्रदेश की औद्योगिक पहचान मजबूत हुई है, बल्कि स्पष्ट संदेश भी गया है कि उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे भरोसेमंद निवेश स्थलों में शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अपर्णा यादव के सीएम योगी से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने केजीएमयू में हुए जोरदार प्रदर्शन के बाद ये बैठक की है। अपर्णा यादव इस पूरे प्रकरण से बेहद नाराज बताई जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। वहीं अपर्णा यादव समेत 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ तहरीर दी गई। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की सीएम योगी से हुई मुलाकात की फोटो भी सामने आई है। अपर्णा यादव ने एक्स पर फोटो पोस्ट कर लिखा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी के संरक्षणकर्ता आदरणीय योगी आदित्यनाथ से भेंट कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। अपर्णा यादव ने कहा कि उनका स्नेह, नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही है। ऐसे नेतृत्व का मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा, विकास यात्रा और वैश्विक पहचान को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा भव्यता के साथ मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण लेने आज प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचे। उन्होंने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं, स्टॉल, कार्यक्रम संरचना और प्रस्तुतियों की समीक्षा की। मंत्री जयवीर सिंह ने विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 से 26 जनवरी तक पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ अब अमरोहा जिले के मतदाता नहीं रहे।
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पुष्टि हुई कि दोनों ने वर्ष 2023 में ही अपने नाम अमरोहा की मतदाता सूची से हटवा दिए थे। अब दोनों भाइयों के नाम कोलकाता म्युनिसिपल बोर्ड के वार्ड नंबर 93 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। वहीं शमी की पत्नी हसीन जहां का नाम भी सहसपुर अलीनगर की मतदाता सूची से हटाया गया है, जिसकी पुष्टि मोबाइल कॉल के जरिए बीएलओ को दी गई जानकारी से हुई। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी शमी कैफ और हसीन जहां ने गांव में ही मतदान किया था। एसआईआर के दौरान 2 जगह मतदान होने को लेकर यह मामला जिले में सबसे अधिक चर्चा में रहा। अहिरौली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर चमुरखा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लकड़ी काटने गए एक बुजुर्ग पर नीलगाय ने हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नीलगाय ने 60 वर्षीय बुजुर्ग को दौड़ाकर जमकर हमला किया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नीलगाय को घेरने की कोशिश की। हालांकि शोर शराबे के बीच नीलगाय मौके से भागने में सफल रही। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग भयभीत हैं। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से है, जहां हसनपुर इलाके में सतेड़ा मटैना मार्ग पर पिछले 1 साल से गंभीर जलभराव की समस्या बनी हुई है। विकासखंड गंगेश्वरी के गंगा चोली मिलक के पास ये सड़क अब पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे घरों को गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। इससे दुर्गंध के साथ साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। यही मार्ग पूट गंगा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य रास्ता है। जलभराव के कारण राहगीरों और बाइक सवारों को हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में वायरल हुए वीडियो ने प्रशासन के विकास दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरोहा के हसनपुर में कनेटा मार्ग पर आयोजित 2 दिवसीय विशाल इज्तिमा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने आयोजन स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर सफाई और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। लाखों जैनों की सुविधा के लिए नंबर के अनुसार कैंप आवंटित किए गए हैं, जिससे व्यवस्था सुचारू बनी रहे। अध्यक्ष ने कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। आयोजन स्थल पर ही जुम्मे की नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों अकीदतमंद शामिल हुए। स्थानीय गणमान्य नागरिकों और सभासदों की मौजूदगी में आपसी सहयोग से सेवा कार्य लगातार जारी है। तीरवा कस्बे के ठटिया रोड पर स्थित एक जनरल स्टोर में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटों से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा करीब 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यातायात माह के तहत मधुबेनिया स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएसओ और आरटीओ अधिकारियों की मौजूदगी रही, जहां मानक विहीन हेलमेट बांटे जाने का आरोप सामने आया है। एक ओर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सड़क सुरक्षा का संदेश देते नजर आए, तो दूसरी ओर उसी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल दिए जाने की तस्वीरें भी दिखी। हैरानी की बात ये रही कि पंप परिसर में बड़े बड़े अक्षरों में नो हेलमेट नो पेट्रोल लिखा होने के बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई। इस दोहरे रवैये ने यातायात नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करते हैं। प्रयागराज के पावन संगम तट पर आयोजित माघ मेले में जहां श्रद्धा और भक्ति की धारा बह रही है, वहीं शिक्षा की एक प्रेरणादायक मिसाल भी सामने आई है। मेले में तैनात सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 3 में विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। इस विद्यालय में विभिन्न जिलों से आए 333 बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम के जरिए नियमित शिक्षा दी जा रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने एक प्रधानाध्यापक और 7 सहायक अध्यापकों की तैनाती की है, जबकि सुरक्षा के लिए स्काउट्स भी लगाए गए हैं। शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी उत्साह के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभिभावकों और बच्चों का कहना है कि यहाँ पढ़ाई का माहौल घर के स्कूल से भी बेहतर है। माघ मेले में शिक्षा की ये पहल भक्ति के साथ भविष्य निर्माण का सशक्त संदेश दे रही है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और राजस्व संरक्षण को लेकर रेलवे प्रशासन ने सघन जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी दौरान स्टेशन परिसर में फर्जी और अवैध पानी की बोतलों की बिक्री का मामला सामने आया है, जिस पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई में एक अन्य कंपनी के नाम से बेची जा रही बड़ी मात्रा में नकली पानी की बोतलें जब्त की गईं और मामले की जांच जारी है। इसके अलावा 7 जनवरी 2026 को स्टेशन पर विशेष कीलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा और गंदगी फैलाने के मामलों में 231 केस दर्ज किए गए। टिकट जांच से रेलवे को 1,10,230 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। हरदोई के तड़ियावा थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर आम के बाग में प्रेमी युगल के शव फांसी के फंदे से लटकते मिले। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय जितेंद्र और 18 वर्षीय सपना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक घर से बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और आत्महत्या से पहले मांग बढ़ने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों ने एक युवक को झांसे में लेकर बैंक खाता खुलवाया और एटीएम व सिम कार्ड के जरिए करीब 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की। मामले में साइबर थाना मंजनपुर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से दर्जनों सिम कार्ड, फर्जी आधार, पैन कार्ड, चेकबुक, अलग अलग राज्यों की नंबर प्लेट और एक थार गाड़ी बरामद हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह गरीब लोगों को लालच देकर खाते खुलवाता था और पंजाब से साइबर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड के चंपावत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिसर स्थित रैन बसेरा में आयोजित शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार ने किया। शिविर में बाल रोग, हड्डी, ईएनटी, नेत्र, दंत, हृदय, त्वचा सहित फिजियोथेरेपी, स्पीच और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। पात्र बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर ही बनाए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष रूप से सक्षम बच्चों की पहचान कर नियमित थेरेपी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों और बड़ी संख्या में अभिभावकों की मौजूदगी रही। उत्तराखंड के लोहाघाट क्षेत्र के देवीधुरा में युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मिनी स्टेडियम निर्माण की संभावना को लेकर युवा कल्याण विभाग की टीम ने संभावित स्थल का निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों ने खेल सुविधाओं की जरूरतों का आकलन किया। क्षेत्र के युवा लंबे समय से सड़क पर अभ्यास करने को मजबूर हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय युवाओं ने सुरक्षित खेल मैदान की मांग रखी थी। मिनी स्टेडियम बनने से सेना व सुरक्षा बलों की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अभ्यास का अवसर मिलेगा। क्षेत्रवासियों में अब जल्द निर्माण को लेकर नई उम्मीद जगी है। झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर चौक स्थित मनु डिस्को बार के बाहर युवक को कार से कुचलकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने इस केस के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 जनवरी की रात बार से बाहर निकलते समय 2 गुटों के बीच कहासुनी हुई।
जिसके बाद आरोपियों ने सफेद कार से अंकित कुमार सिंह और उसके दोस्तों को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अंकित को आरोपियों ने दोबारा कार चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया। घायल अवस्था में उसे रिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले का खुलासा सिटी एसपी पारस राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। ईरान में भड़कते आंदोलन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा और ऐसी जगह हमला करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका हालात पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। व्हाइट हाउस में शीर्ष तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ईरान बहुत बड़ी परेशानी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उन शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर वो लोगों को मारना शुरू करते हैं जैसा कि वो पहले करते रहे हैं तो हम इसमें शामिल होंगे। हम उन्हें वहां बहुत जोर से मारेंगे जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब जमीन पर अमेरिकी सैनिक उतारना नहीं है। ट्रंप ने कहा इसका मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि हम बहुत जोर से वहां वार करेंगे जहां दर्द होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।